फर्स्ट हो गया 4 seconds। ये बार बार बाउंस होगा। यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कंपोनेंट्स अगर है, इधर कितना खराब आ गया, इधर कितना 10 और इधर कितना 10। जब ये नीचे गिरेगा तो सेम यही वेलोसिटीज रहेगी, लेकिन ये 10 बस अपोजिट रहेगा, 10 इधर रहेगा और 10 इधर। अब यहाँ से जब बाउंस होगा वापस तो क्या होगा? कितना होगा? 10 इंटू हाफ हो जाएगा, है ना? ई टाइम्स हो जाएगा, तो 10 इंटू हाफ हो जाएगा, ई टाइम्स दिस वेलोसिटी। और इधर कितना रहेगा? सेम, कोई चेंज नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट फिर से गिरेगा इधर कितने से? 10 इंटू हाफ से। इधर कितना 10√3। जब आप बाउंस होगा तो कितना होगा? फिर से ई टाइम्स 10 इंटू हाफ का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 10√3 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। तो फर्स्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था? 2 टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g, है ना? u/, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसमें से 2/g कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट वाले में कितना होगा? u/10। सेकेंड वाले में कितना होगा? u/10 इंटू हाफ मतलब 5। नेक्स्ट वाले में कितना होगा? 10 इंटू हाफ का स्क्वायर मतलब 5/2। नेक्स्ट 5/8 एंड सो ऑन। ठीक है, एक जीपी बन गया, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे टोटल। अब इसका सम करना है, कितना आएगा? तो 10 से तो ये काट सकते हो, तो 2/g 2/10 और यहाँ से कितना आएगा? 10 फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है? हाफ है, तो 1 माइनस हाफ मतलब कितना होगा? हाफ, तो 20 हो गया। 20 और 2/10 4 हो जाएगा। फर्स्ट तो इजी, सेकंड और इजी। सेकंड में क्या करोगे? तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी लगेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? तो कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कांस्टेंट? वेलोसिटी इनटू टाइम,
मतलब 40√3 मीटर। सी इसमें क्या वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली चेंज रहेगी। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 10 से ऊपर गया, 10√3 से इधर गया, फिर जब वो गिरेगा तो वापस 10 से ही गिरेगा और इधर 10√3 है। लेकिन जब बाउंस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि E1 है सेम ही रहेगा, E से मल्टीप्लाई होता है तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसका क्या होगा, ये कितना होगा डिफाइन करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगेगा। एक बार y में, एक बार x, वर्टिकल एक बार इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसका एक्सेलरेशन काइंड ऑफ फर्स्ट लगता है। एक्सेलरेशन का x एक्सिस में कितना एक्सिस किधर, क्यों, वो मतलब फ्रिक्शन का फंक्शन। अरे वो हवा में तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो जब गिरेगा उस समय फ्रिक्शन लगेगा ना, तो कांस्टेंट टू द एक्सेलरेशन। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एक बार y एक्सिस में यूज करोगे और एक बार x एक्सिस में। y एक्सिस में क्या होगा, इंपल्स ऊपर की तरफ होगा किसका, नॉर्मल फोर्स का, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा कितना, m × 10, ये होगा ना, मास कुछ होगा मान लिया मैंने, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, -10, कितना होगा 20। एक्स एक्सिस में क्या होगा, इंपल्स होगा, फ्रिक्शन का ही होगा, तो जे ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन क्या ऐसा हो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, माइनस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mvx माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होगा। अब ये कितना होगा, फ्रिक्शन का फोर्स नॉर्मल फोर्स का कितना टाइम्स होता है, म्यू टाइम्स होता है, तो इसको भी म्यू टाइम्स कर लेते हैं, तो म्यू टाइम्स Jn हो जाएंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ कितना होगा, माइनस म्यू दिया हुआ है, Jn आया था इधर 20 और mvx माइनस ये कितना है, अब ये देखो ये तो इनिशियल वाला था है ना, तो इनिशियल में कुछ भी रखो चेंज तो इतना ही आएगा, क्या फाइनल माइनस इनिशियल है, चेंज इतना ही आ रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो 10√3 से dx कितना बन गया होगा, 6√3 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब यहाँ 6√3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पहली बार 6√3 हो जाएगा, फिर जब ये नीचे गिरेगा 10 से इधर 6√3 से, तो नेक्स्ट टाइम जब बाउंस होगा तो क्या होगा, ऊपर 10 से जाएगा और इधर 2√3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब बाउंस होगा तो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं जाएगा, एक बार और बस आगे जाएगा, ठीक है। तो जब ये एक बार और आगे जाएगा, जगह नहीं है ऐसा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो इधर वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, अब आगे नहीं जाएगा, 2√3 में -4√3 कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है।
है, तो आगे और नहीं जाएगा, वहीं पर बाउंस होने लगेगा अपनी जगह पर। अगर वो पार्टिकल, अगर बॉल है तो फिर उसका रोटेशन होगा, तो थोड़ा पार्टिकल ही लेंगे तो वहीं पर बाउंस होगा। ठीक है, अब बताओ कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल में? हाँ, अलग से निकाल के ऐड करना पड़ेगा, या एपी बनेगा इस बार, अगर बनेगा भी तो, बट वो लास्ट टर्म खराब हो जाएगा, लास्ट टर्म एपी नहीं देगा, तो एक एक करना ही पड़ेगा, 3 ही टर्म है, ज्यादा नहीं है। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तीनों का अरेंज करना पड़ेगा। पहले वाले का रेंज कितना आएगा? 2ux 10√3 uy 10/g, यही होता है, प्लस सेकेंड वाले में कितना आएगा? 2ux 6√3 होगा, uy 10 होगा अपॉन g, प्लस तीसरे वाले में क्या होगा? 2ux 2√3 होगा इस बार, uy 10 होगा 10, और आगे नहीं जाएगा। ये तीनों टर्म्स को मिला तो कितना हो रहा है? ये एक्चुअली एपी है ना? क्या होगा? 10 काट दो, कितना हो गया है? 20 12 36 आ गया। इस बार हाइट बार बार बराबर जाएगा, सेम हाइट तक जाएगा, लेकिन आगे कम जाएगा। पहले मान लो इतना ऐसा जा रहा है, तो दूसरी बार में ऐसा जाएगा, हाइट सेम, तीसरी बार में ऐसा जाएगा, और उसके बाद यहीं पर पहुंच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है पहले वाले के जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा वेक्टर का एप्लीकेशन लगेगा। कोलिजन्स का सिंपल एप्लीकेशन है, वेक्टर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। पिछले सवाल में हम लोग ने म्यू का वैल्यू मतलब √3/5 जो लिया, जब वो कोलिजन हो रहा तो सरफेस भी एक तरह से चेंज हो रहा है डिफॉर्मेशन की वजह से, तो वो असल में कांस्टेंट रहेगा √3/5 नहीं, रियल लाइफ में नहीं रहेगा वो, सरफेस का शेप बदल रहा है इसलिए, लेकिन ठीक है, ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन भी है, ऐसे कर सकते हैं। सर ऐसा कुछ सर्किट्स नहीं है हम लोग ने डेवलप किया है जो बहुत कम, इतना कम है कि हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन के मतलब
डिफॉल्टेशन नहीं ऐसा मतलब होता तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब जो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो मेटल्स से होते हैं। मेटल्स का डिफॉर्मेशन मुझे दिखाने की अनलेस की ज़्यादा इंटेंशन ना करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो पूरा हाईवे टाइप नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके फोर्स काफ़ी लगाना पड़ेगा। मेडिकल डक्टाइल होना अलग चीज़ है। इलास्टिक मटेरियल्स ही मेडिकल और डक्टाइल होते हैं। बस इलास्टिसिटी का एक लिमिट होता है कि इतना डिफॉर्म कर देते हैं, इलास्टिक रहेगा उससे आगे जाते हैं तो डक्टाइल हो जाएगा। अच्छा सारे वो सब शेप चेंज करते हैं। तो वो छोटा सा लिमिट होता है, 10-20% तक होता है मैक्सिमम। हम जब काम कर रहे हैं तो इंस्टॉल लगाते हैं एक वो हम 5% 7% टाइप से कर रहे हैं, उससे ज़्यादा डिफॉर्म करके तो मतलब स्प्रिंग में भी या स्प्रिंग को ज़्यादा खींच लो, चाइना वाली स्प्रिंग होती है तो ज़्यादा खींचो तो बनाने की होता है।
वाले का क्या आंसर आएगा इम्पल्स? मैग्नीट्यूड क्यों निकालना है? तो टू माइनस आई कैप माइनस 15 जे कैप और into 1 नेक्स्ट है जो इम्पल्स के अलाउंग इसका कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ई का इक्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखा जाता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करना पड़ेगा कंपोनेंट से। गुड, कितना आ गया फिर आंसर? 41 अपॉन 185। फर्स्ट पार्ट इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो 1 इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, which is minus I cap minus 15 J cap, और यूनिट क्या होगा? या न्यूटन इंटू सेकंड हो सकता है। तो ये हो गया A। B, इसमें क्या करोगे? तो ये मान लो तुम्हारा बॉल है, इसका ये नॉर्मल होगा और यहाँ से मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो जो भी पार्टिकल है वो आया है और इधर जा रहा होगा फाइनली ये बी वेलोसिटी। एंगल डिफरेंट हो सकता है क्योंकि E1 नहीं दिया, E1 होता तो एंगल बराबर होते दोनों साइड का, तो दिया नहीं तो मैं नहीं बता सकता। बट ये नॉर्मल का डायरेक्शन पता है क्या? नॉर्मल का डायरेक्शन ये पता है? ये जो इम्पल्स है वो किधर लगा होगा? इम्पल्स जिधर फोर्स लगा होगा
फोर्स किधर लगाओगे इस बॉल से? नॉर्मली तो लगेगा ना, है ना? स्मूथ है, फ्रिक्शन हो भी नहीं सकता, है ना? इवन कोलिजन्स पे कुछ नहीं गिवन होता तो हम ऐसे भी फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नॉर्मल के लॉग ही इम्पल्स लगेगा, इसका मतलब जो नॉर्मल है इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालूं मैं तो वो कैसा आएगा? इसी के डायरेक्शन में आएगा ना, तो क्या आएगा? माइनस आई कैप माइनस 15 जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कितना 225 226 हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। अब क्या करोगे? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए इसका कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल के लॉग, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए इसका कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल के लॉग। कितना कितना होगा देखो। ऐसा करता हूं मैं, डायरेक्टली इक्वेशन बना देता हूँ। ई कितना होगा? तो ये एंगल मान लो कुछ कितना ना मान लो इसको, हाँ थीटा, और इसको हाँ चलो ठीक है, उल्टा कर देता हूँ। तो फाइनल कितना होगा? v cos फाई होगा माइनस सरफेस की वेलोसिटी 0, और इनिशियल क्या होगा? सरफेस की वेलोसिटी 0 माइनस इसका कंपोनेंट u cos थीटा, उल्टा होगा u cos थीटा उधर जाएगा तो मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा उसको। अब v cos फाई कैसे फाइंड करें? डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हाँ। तो चीज डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला किसी को याद है तो v cos फाई कैसे फाइंड करें? a का b के अलोंग कंपोनेंट कैसे फाइंड करते थे? a का b की तरफ कंपोनेंट कैसे फाइंड करते थे? ये होता था स्केलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर किसका किसकी तरफ फाइंड कर रहे हो? v का n की तरफ, है ना? तो क्या हो जाएगा? v डॉट n कैप हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूं? v डॉट n कैप माइनस 0 डिवाइडेड बाय नीचे 0 तो ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। कितना आएगा? u cos थीटा। क्या होगा u cos थीटा? u का कंपोनेंट n की तरफ, क्या ये करेक्ट है? इसका माइनस होगा। क्यों? क्योंकि u और n के बीच का एंगल थीटा है ही नहीं, 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसलिए एक्स्ट्रा माइनस है। अब हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। v डॉट n ये है और v ये रहा, ये वाला डॉट प्रोडक्ट करके देखो कितना आएगा? 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 3 इंटू माइनस 15 कितना होगा? प्लस 45
डिवाइडेड बाय रूट 226 भी आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, तो माइनस तो ठीक है अपनी जगह, और u डॉट n कितना आएगा, u इधर है n इधर है, तो 5 इंटू -1 कितना होगा, -5, फिर क्या है 12 इंटू -15 कितना होगा, -180 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 226 आएगा। ये माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 41, नीचे कितना है -185, इसके साथ मिलके 185 और रूट 2 से कट जाएगा। यही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बना के दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही रे ऑप्टिक्स है। इस तरह का सरफेस है और यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, इधर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और ये नॉर्मल है। तो आर बताना है इन टर्म्स ऑफ हाइट है, और ये पता होगा कि लाइट के केस में क्या लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन लेते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है वेक्टर का थोड़ा सा। दोनों
मतलब सिमेट्री है इसमें, दोनों साइड का ई बराबर रहेगा हमारे क्वेश्चन। अगर ई दोनों साइड का बराबर नहीं हुआ तो एसिमेट्री आएगी, तो जो बॉल है वो रुक नहीं सकता, है ना। इस पर क्या होगा, जिस समय कोलिजन हो रहा होगा उस समय तीनों बॉल से कांटेक्ट में आएंगे और उनके सेंटर्स क्या बना रहे होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे इस तरह से। तो इससे एक इंपल्सिव फोर्स इधर आएगा, इससे भी एक इंपल्सिव फोर्स इधर आएगा, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो ही रुक सकता है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या पोजीशन है। अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स नहीं आया तो क्या होगा, नहीं रुक सकता, तो किसी और रिजल्टेंट इसका इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर आ जाएगा तो ये वाली वेलोसिटी जीरो नहीं कर पाएगा ना, वो कुछ और वेलोसिटी तीसरे डायरेक्शन में दे देगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे जनरली इस तरह के कोलिजन्स में कि इधर का और इधर का जो इंपल्स है बराबर है, या इधर का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इधर का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी उसी तरह से एज्यूम करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो जाएगी, फिर एक vx और vy लेके चलना पड़ेगा, दो वेलोसिटीज फिर एक इक्वेशन एक्स्ट्रा। सॉल्व कर सकते हैं बट ऐसा कभी पूछा नहीं है, ऐसा सिमेट्री की पूछा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सपोज ये तीनों को मैं साथ में बना लूं पहले, तो इस तरह का होगा, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, करेक्ट। तो ये रेस्ट में था, इस पर जो भी फोर्स लगेगा इस लाइन के लॉन्ग ही लगेगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा इसके, तो इस तरफ इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं v या v2 कर लो, और इस पर भी इसी तरह फोर्स लगेगा तो ऐसे एक वेलोसिटी आ जाएगी इसमें। ये भी बराबर हो गया कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, सिमेट्री से। अगर नहीं भी लेते हो तो प्रूव कर सकते हो, कैसे, तो इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेंगे, आ जाएगा इक्वल। ये ओरिजिनल डायरेक्शन था जिधर ये जा रहा था, तो मान लो कि कितना एंगल होने वाला, 30 डिग्री होगा दोनों साइड। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो टोटल एंगल ये 60 डिग्री रहेगा, आधा आधा दोनों साइड होगा, और ये रुक गया। क्या हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो, या एक्स एक्सिस बोल देता हूं उसको मैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था उस डायरेक्शन में, m into u, बाकी दोनों तो रेस्ट में थे। फाइनल मोमेंटम ये रुक गया, करेक्ट, ये रुक गया, ये दोनों चल रहे हैं। इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना होगा, mv2 cos 30 डिग्री, और इसका भी उतना ही होगा, तो into 2 कर देता हूँ इसको। इस हो गया इक्वेशन कंप्लीट। अब इससे क्या मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा, कितना होगा वो, u by root 3 ना, बस। तो ये v2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, e का इक्वेशन along line of impact, e का इक्वेशन के लिए कुछ नहीं सोचना है, along line of impact लेना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, कंडीशन क्या है, फोर्स 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन हम along line of impact ही लिखेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं हमारे पास। तो E is equal to line of impact किधर है, तो
सेंटर टू सेंटर रहेगा, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। तो इसी डायरेक्शन में सारी वेलोसिटीज लेनी है, सारे कंपोनेंट्स लेने हैं। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए तो कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, v2 उधर ही है, तो v2 माइनस ये रुक गया है इसलिए 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो ये जा रहा था कितने से, u से जा रहा था, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, u cos 30 डिग्री लेना पड़ेगा माइनस दूसरा वाला रुका हुआ था, है ना पहले से। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v2 कितना आया था, u/√3 डिवाइडेड बाय ये कितना है, u√3/2 कितना आया, 2/3। अभी देखते हैं इसमें भी इसी तरह का डायग्राम बनेगा। और क्योंकि रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी इधर ही आ जाएगी, v2 मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी इधर ही आ जाएगी, v2 अगेन। बट इस बार ये रेस्ट में नहीं आएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, तो इसको मैं मान लेता हूँ सीधा ही सिमेट्री की वजह से v1। और क्या करूँ, लीनियर, है ना, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री और 30 डिग्री फिर से होगा, क्या इक्वेशन बनेगा, mu इनिशियल मोमेंटम और बाकी दोनों की फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस mv2 का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, cos 30 डिग्री, और इसका भी उतना ही रहेगा, इसमें इंटू 2 कर दिया। इससे सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशन आ जाएगा, u इज इक्वल टू v1 प्लस कितना, √3। अब ई का इक्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ई का इक्वेशन, ई कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगी, सेंटर टू सेंटर, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। इसमें v2 इसकी तो v2 ही आएगी माइनस इसकी कितनी वेलोसिटी v1 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, नीचे इनिशियल वाली, तो इनिशियल थी u, इधर ही u cos 30 डिग्री और माइनस cu। तो इससे मुझे क्या मिलता है, u√3/2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1√3/2। ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, अच्छा नहीं दिख रहा इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन जो है ना, उसको 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 2 into root से करेंगे तो v2 का मैच हो जाएगा, क्या इंटू 2 into हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, नहीं मैं 2/√3 से करूँगा तो v और मैच हो जाएगा, है ना, तो ठीक है दोनों चलेगा।
वाले को थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर देता हूँ। u इज इक्वल टू 2v2/√3 माइनस 3u। अब ऐड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2u हो जाएगा, राइट हैंड साइड में v1 कट जाएगा और क्या आएगा √3v2 प्लस 2/√3 v2। v2 कितना आया? कितना आ रहा है? करेक्ट है ना? और v2 की वैल्यू पुट कर लो किसी में भी, किसी में पुट कर लो तो v1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा v1? v1 हो जाएगा 2v2/√3 माइनस 2/√3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4/5 माइनस u/5 होगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी तो बहुत अच्छी आएगी। सर कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। हाँ वही करना है, लेफ्ट में सीधा होगा तो p प्लस में आएगा। सेम इसी को 0 के लिए सॉल्व कर लो एक बार।
थर्ड का क्या क्या आएगा t इज इक्वल टू 0 के लिए? मैं v1 v2 v2 इस तरह से एज्यूम कर लेता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे तो सेम ही इक्वेशन मिलेगा पहले का। क्या मिल जाएगा? mu इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 cos 30 डिग्री इंटू 2। और एक और इक्वेशन कहां से मिलेगा? t इज इक्वल टू 0, लेकिन ये इक्वेशन किसके नाम लिखते हैं? along line of impact। t is equal to 0 which is equal to फाइनल वेलोसिटी कितनी? v2 माइनस इसका कंपोनेंट v1 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय u cos 30 डिग्री माइनस 0। तो इससे क्या रिलेशन मिला? v2 is equal to v1 root 3 by 2। तो क्या फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करना इजी, इसको पुट करो फोर्थ इक्वेशन को थर्ड। टू क्या पुट करना है? v2 पुट करना है। v1 प्लस रूट 3 इंटू v2 मतलब कितना हुआ? रूट 3 v1 बाय 2, 3 बाय 2 हो गया, टोटल कितना हुआ? 5 बाय 2। तो u कितना हुआ? 2u बाय v1 हो गया 2u बाय 5 और v2 कितना हो जाएगा? रूट 3 बाय 2 टाइम्स दिस, तो रूट 3u बाय 5।
से ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, वेज से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऊपर से एक बॉल गिरता है वर्टिकली स्पीड से, और हिट करने के बाद बॉल किधर जाएगा वो भी देखना पड़ेगा, पता नहीं किधर जाएगा। तो वेज हॉरिजॉन्टली मूव होगा राइट साइड में, तो वेज की फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी से अज्यूम करूं सिर्फ फाइनल, तो एक तो वेज है, वो सीधा इधर जा रहा होगा, ठीक है, कितनी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और ये जो बॉल है उसके लिए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं है किधर होगा, क्या करूं, दो कंपोनेंट्स अज्यूम कर लेते हैं। अब कंपोनेंट्स की कैसे लो, ऐसा ऐसा टेढ़ा वाला है कि सीधा, टेढ़ा ले लेते हैं। तो एक कंपोनेंट में इसका इधर ले लेता हूँ, चलो इधर ही ले लेता हूँ, और एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या नाम दूँ दोनों को मैं, v2x और v2y ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, इसकी वेलोसिटी इधर है मुझे पता है। अब इक्वेशन क्या क्या, क्या इस पर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स होगा, कोई ग्राउंड से होगा, यहां से एक इंपल्सिव नॉर्मल आ रहा होगा, उसका इंपल्स आएगा, तो आप बताओ कंजर्वेशन ऑफ एरिया मॉनिटर लगा सकते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं, इंपल्सिव फोर्स वर्टिकल में है ना, तो किधर लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ एरिया। तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगा, और क्या करोगे, ई से निकल आएगा, ई किधर लिखेंगे इक्वेशन, v2y वाला लाइन ऑफ इम्पैक्ट, v2y के लॉन्ग रहेगा, सरफेस से फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा वेज के सरफेस से। और तीसरा इक्वेशन
दूसरा सबसे आसान वाला है। ये सब नहीं, px चेंज नहीं करेगा। हाँ, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट बॉल की। ये तीन इक्वेशंस सॉल्व करो। E की वैल्यू 1/2 उसमें ग्राउंड के इम्पल्स नहीं, ग्राउंड के लिए दिया ही नहीं, ग्राउंड से बाउंस नहीं होगा। जो मैंने ऐसे वही बोल दिया था कि वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, बट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेव बाउंस नहीं होगा, उसका कोलिजन करके वो बाउंस नहीं होगा, वो सरफेस पे लॉन्ग मूव करेगा। तो E की वैल्यू हाफ उसने ऊपर वाले सरफेस के लिए दिया है। ऊपर के दोनों के लिए दिया है, बट जब इधर से इम्पल्स लग गया उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है उस पे दिया E की वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए ना। पहले उन दोनों का कोलिजन करना चाहिए, फिर उसमें हाथ आएगा, उसके बाद फिर उसका वजन। V1 को तो इफेक्ट नहीं करेगा वो कंडीशन, V1 को तो इफेक्ट नहीं करेगा, V1 तो सिर्फ परपेंडिकुलर है। नहीं, वो कह रहा है कुछ और है। कह रहा है कि नीचे जो कोलिजन हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे अगर, तो दो कोलिजन हो रहे हैं, सेकंड कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी है वो लेनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए गए, और नीचे वाले को कोलिजन लिया ही नहीं, मतलब एक साथ दोनों हो गए, तो सक्सेसिव माने ऐसे करके सॉल्व किया। और कोई को क्वेश्चन और कर दूंगा, उसमें भी ऐसे ही रहेगा, एक साथ ही सक्सेसिव नहीं है। और सर ये हो सकता है ना कि जो बॉल है वो जब वो कोलिजन होगा अर्थ और उसके बीच में, बॉल के बीच में, तो हो सकता है कि वो कांटेक्ट छोड़ दे, तो वो एक ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा इस केस में तो नहीं छूटेगा कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पल्स नीचे लग रहा है, बॉल को नीचे की तरफ उसको पुश करेगा, तो नहीं छूटेगा। पर पता है उसका वर्डिंग क्या होता है, क्यों होता है, वो देखना पड़ेगा। बट इस तरह के क्वेश्चंस में एक ही कोलिजन लेते हैं, तो एक साथ दोनों लगा है पल्स, ऐसा करके सॉल्व, ऊपर से पल्स नीचे से पल्स एक साथ लगा है। मे बी ये इसमें वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि नीचे वाला जो सरफेस है वो रिजिड है ना, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो दैट केस में पल्स सडनली लगा सकता है। कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव कोलिजन का मतलब पहले ये डिफॉर्म हुआ, ये डिफॉर्म होना शुरू हुआ, तब जाके इधर वाला डिफॉर्म हुआ, सेकंड वाला डिफॉर्म। लेकिन अगर सेकंड वाला डिफॉर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी है, तब वो सडनली पल्स कर जाएगा, तो बाउंस हो जाएगा। हाँ तो बाउंस हो जाएगा, नहीं वो भी जरूरी नहीं है। E = 1 हो जाएगा। नहीं, डिफॉर्म नहीं होना इज डिफरेंट थिंग। डिफॉर्म नहीं होने का मतलब अलग चीज हो गया है, बाउंस होने का मतलब क्या हुआ, सॉरी जो इलास्टिक कोलिजन है उसका मतलब क्या हुआ, डिफॉर्म होकर के फिर पूरा डिफॉर्म हो गया। अच्छा अच्छा, ये मतलब हुआ। तो E का नॉर्मली लेकिन डेफिनेशन से तो हमारे को तो मॉड्यूल में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें भी वैसे ही सॉल्व किया है, एक मतलब साइमल्टेनियसली था। सर एक क्वेश्चन है, वो नीचे वाला हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ऊपर वाला जो बॉल जो वेज है उसका तो कंसीडरिंग वेट एंड ऑल हम लोग अगर उसका गिवन वेलोसिटी समझ के लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, और जो चेंज आएगा वो नॉर्मल जो उस पे जो बॉल पे लगाने वाला है वो फिर उस पे आने ये इक्वेशन से फर्क पड़ेगा, ये इक्वेशन में कंपोनेंट हो जाएगा गिवन का, ये इक्वेशन नॉर्मल इसके अलावा डेटा वाला है, उसमें फर्क पड़ रहा है। ये बॉल की वेलोसिटी चेंज कर सकता है।
कंसीडर टाइम ड्यूरेशन वगैरह टाइम लैग नहीं लेते हैं। यही होगा कि नॉर्मल ज्यादा लगना है। नॉर्मल ज्यादा नहीं लगेगा, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे कि ये रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ फिर जाके रिकॉर्ड हुआ, ऐसा ये कर रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नीचे वाला रिकॉर्ड में नहीं कर रहे थे आपको तुरंत लगा अगर इतना मोटा सबसे सिर्फ कोई रीजन देना पड़ता है, फिर बहुत गंदा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत गंदा क्वेश्चन होता है। क्योंकि सब साइमल्टेनियसली हो साइमल्टेनियसली तो बेस है, उस पर एक इंपल्स बॉल भी लगा है ऐसा और एक ग्राउंड से भी लगा है, दोनों एक साथ लगे हैं। जो इम्पल्स मुझे लगता है जो इम्पल्स ये वेज लगाएगा उसमें ही रिफ्लेक्स आएगा। बेस किस पर लगाएगा? बॉल पे, क्योंकि उस पर भी एक इम्पल्स लग रहा है, तो वो जो इम्पल्स उस पर लगाएगा बॉल पे, उसमें भी एक रिफ्लेक्स आएगा। जितना स्टेशनरी होगा उतना भी लगाएगा। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वेज उस डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा है। बेस अगर इधर मूव करेगा तो कर कम इंपल्स लगाएगा, फिर नॉर्मल का डिफरेंस नहीं होगा फिर, अगर उस डायरेक्शन में मूव करते गए। अगर तो नीचे का नॉर्मल नहीं ले जा रहा तो इसके वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो लाइन ये लाइन कट अलोंग इक्वेशन बनाओगे तो उसमें ये वाली वेलोसिटी देगी। अगर तो नीचे वाले इंपल्स को ले जा रहा और ये वेलोसिटी है लाइन में कट अलोंग लोगे तो इसका कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा, तो दोनों में फर्क पड़ेगा, यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा v1 है v1 cos थीटा। लेकिन एक्चुअल में तो यही हुआ ना। अगर साइमल्टेनियस ले रहे हो तो ये होगा, साइमल्टेनियस नहीं ले रहे हो तो पहले बॉल के पास ऐसी वेलोसिटी आएगी और फिर वो ग्राउंड से टकराएगा और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन फिर ग्राउंड के बीच में तो एरिया ही नहीं है। वो तो मैं मान सकता हूँ कि जीरो है तो वो उसके साथ ऐसे लॉन्ग जाएगा, मैंने भूल गया। लेकिन ये प्रॉब्लम है तो साइमल्टेनियस लेगा तो ये वेलोसिटी डायरेक्टली आ गई, अगर साइमल्टेनियस नहीं लेगा तो पहले ये वेलोसिटी आ गई उसके बाद फिर वेलोसिटी आएगी। पहले वाले चीज़ में इसको फाइनल वेलोसिटी साइमल्टेनियस होगा तो पहले चीज़ में इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गया था स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग तो रहा आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम से मैं बच सकता था अगर ये पहले मेरे दिमाग में आ जाता, स्क्रीन डाल देता, नीचे बहुत सर्विस सकते ही बच जाता। क्वेश्चन चेंज कर, ठीक है, तो ये हो गया। क्या क्या लिखोगे अभी? इधर एक इम्पल्स लग रहा है तो लिनियर मोमेंटम किधर लिखें? हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगा?
इनिशियल मोमेंटम 0 है हॉरिजॉन्टल में, है ना इधर। फाइनल मोमेंटम क्या है 4m v1, और क्या है m का कितना, दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा v2x/√2 और v2y/√2। तो ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी बॉल की चेंज नहीं होगी, तो मतलब v2x कितना होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर होगा, उसके परपेंडिकुलर v2x कितना होगा, तो u का कंपोनेंट जो भी इधर था कितना था, u/√2 होगा, है ना। u का इधर कितना कंपोनेंट होगा 45 डिग्री पर है, तो u/√2 हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन क्या होगा, अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट में v2y ही है, माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v1/√2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी है क्या उससे, तो माइनस का लग लिखना पड़ेगा उसको, v1/√2 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0 माइनस u का कंपोनेंट इधर u/√2 और वो भी उल्टा है, तो माइनस u/√2 इज इक्वल टू e, मतलब हाफ। इससे क्या इक्वेशन मिला, v2y प्लस v1/√2 इज इक्वल टू u/2√2। अब इनको सॉल्व कर लेना है। दूसरा है सॉल्व करके क्या क्या आएगा, क्या किसको किसको पुट करूं मैं, फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन से v2x है, इसमें पुट कर सकते हैं, इससे v2y पुट कर सकते हैं, पुट 2 and 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है, 4v1 इज इक्वल टू v2x/√2, यहां से पुट करोगे तो u/2 होगा, प्लस v2y/√2, यहां से पुट करेंगे v2y/√2 कितना आएगा, u/4 माइनस v1/2, करेक्ट है।
तो ये तो 3u/4 हो गया, इधर जाएगा तो 9v1/2 इज इक्वल टू 3u/4। तो v1 कितना आया, u/6। अब इज इक्वल टू 0 के लिए थोड़ा ही चेंज होगा, एक इक्वेशन बदलेगा बस। बी में e इज इक्वल टू 0 है, तो बस थर्ड इक्वेशन की जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा। अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, v2 by minus v1/√2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस u/√2। वैल्यूज तो वही सब वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन e कितना है, 0 है। जिससे क्या मिला, v2y इज इक्वल टू माइनस v1/√2। अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, उससे u/9 आ जाएगा। 4v1 इज इक्वल टू v2x/√2, मतलब तो u/2 ही होता है, प्लस v2y/√2, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस v1/2। इससे आ जाएगा 9v1/2 इज इक्वल टू u/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी साइमल्टेनियस ही लेना। ये एक वेज है जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, तीनों एंगल 60 डिग्री मान सकते हो, और ये इधर आता है यू स्पीड से। स्फीयर रेस्ट में था, सरफेसेस स्मूथ है, फाइंड velocities of
फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? इसकी तो इधर मान सकते हैं v1, और जो बॉल है उसकी क्या होगी? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितने एंगल पर होगा? ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री गिवन था, तो ये 30 डिग्री होगा। और ये जो कि रेस्ट में था, तो जिधर इंपल्सिव फोर्स लगेगा उधर ही उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद इक्वेशंस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक ई का इक्वेशन, दो ही वेलोसिटीज हैं इसमें। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किधर लगाएं? हॉरिजॉन्टल पे लगाना पड़ेगा, फिर से एक इंपल्स आएगा नीचे से, इस पर एक इंपल्स आएगा इस तरह से, इसलिए हॉरिजॉन्टल में करना पड़ेगा। क्या क्या कंपोनेंट्स इसका? नहीं, पहले तो इनिशियल 4m into u है इनिशियल, इज इक्वल टू इसका 4m into v1 प्लस इसका m into v2 into cos 30 डिग्री। तो 4u is equal to 4v1 plus v2 into root 3/2। और दूसरा इक्वेशन E is equal to 1 है, इससे आएगा along line of impact। इक्वेशन होगा फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस कितना? v1 का कंपोनेंट v1 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे कितना? u cos 30 डिग्री इधर ही था क्योंकि, और इसका 0 था। क्या इक्वेशन हो गया? u रूट 3/2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 रूट 3/2। वंस अगेन क्या करना पड़ेगा? रूट 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3u/4 रूट 3v2/2 माइनस 3v1/4। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, है ना? 1 माइनस 2 कितना होगा इधर? 4u माइनस 3u/4 कितना? 13u/4। 4v1 प्लस 3v1/4 कितना होगा? 19v1/4। और v2 वाला जब कट गया, इससे v1 कितना आया? 13u/19। और अब एक आ गया तो दूसरा भी आ ही जाएगा। इसमें से फाइंड करोगे इसको, इसी से कर लेते हैं। तो u माइनस v1 कितना होगा? u माइनस v1 होगा 6u/19 into 4 is 24u/19। 24u/19 और उसमें क्या करना पड़ेगा?
कितना आ जाएगा? ये तो ठीक है, V1 तो ठीक ही आया है। दूसरे का आंसर क्या है? 16√7, हाँ ठीक है। 16√3 U/19। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों स्ट्रिंग से लटके हुए हैं और दोनों रेस्ट में है, तीनों बॉल्स आइडेंटिकल है। तीसरा वाला स्ट्रिंग से ऑलमोस्ट टच करता हुआ है। ये बीच वाले दोनों स्टेशनरी है इनिशियली। है ही नहीं। हाँ तो नहीं, इन दोनों की तो होगी हॉरिजॉन्टल में। फाइनल वेलोसिटी इसी में बना देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी इस तरह से अज्यूम करें, इसकी इधर होगी कितनी, V1 मान लेते हैं, और इसकी बड़े से वेक्टर इधर होगी अपोजिट डायरेक्शन, और इसकी नीचे ही अज्यूम कर लेते हैं V2। ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल ही जाना पड़ेगा ना। अब क्या करोगे? हाँ, इम्पल्स मोमेंटम इसको यूज करना पड़ेगा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर से बन जाएगा।
वेलोसिटीज इस तरफ एक इधर, एक इधर और एक इधर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या? किधर लगा सकते हैं? अगर लगाना है तो एक्स में लगाएंगे, क्योंकि इधर से इम्पल्स आ रहा होगा, है ना, स्ट्रिंग से, तो हॉरिजॉन्टल पे लगा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, उससे 0 = 0 आता है ना, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में तो 0 ही था, सिर्फ ये मूव कर रहा था, तो कर ही नहीं रहे। और फाइनल देखोगे तो इसका आएगा mv1 mv1 0, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? इम्पल्स मोमेंटम करना पड़ेगा। तो इससे चलते हैं, तो ये दोनों के लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इस पर होगा एक इम्पल्स इधर J मान लो या I मान लो, और एक इम्पल्स इधर होगा, इक्वल होंगे बाय सिमेट्रिक। तो ऐसा ही एक इम्पल्स इस पर भी होगा I, इस पर भी होगा I, लेकिन इस पर और भी इम्पल्स होगा, स्ट्रिंग का भी होगा, टेंशन का इम्पल्स। इस पर भी वैसे ही टेंशन का इम्पल्स भी होगा। तो अगर मैं ऊपर वाला बॉल पकड़ लेता हूँ तो उस पर ये दोनों इम्पल्सेस हैं, और एंगल कितना है बीच में? 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री होंगे ना। तो ऊपर वाले बॉल के लिए लिखते हैं इम्पल्स मोमेंटम के। इम्पल्स कितना है इस पर? ये I और ये I का रिजल्टेंट लेंगे, कितना आएगा? √3I होगा। I cos 30 डिग्री प्लस I cos 30 डिग्री होगा ना। ये मैं लिख देता हूँ, 2I cos 30 डिग्री। ये टोटल इम्पल्स है ऊपर की तरफ, I cos 30 डिग्री प्लस I cos 30 डिग्री इस पर, और इज इक्वल टू कितना? इसका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? m इंटू माइनस v2 है ना। ये ऊपर लिया ना पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू माइनस v। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वाला ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक। इसका मैं लिखूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका आएगा, कितना आएगा? ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो I cos 60 डिग्री इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना? m इंटू v1 इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, और माइनस इनिशियल 0 था इसका। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इससे I एलिमिनेट कर लो, डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ कितना है? √3 है, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है? 1/2 है ना, m कट जाएगा, और क्या है ऊपर? u माइनस v2 है, और यहाँ कितना है? v1 है। क्या इक्वेशन बन गया? 2√3 v1 इज इक्वल टू u माइनस v2। सॉरी, एक हो गया थर्ड। अब एक और इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बचा है? इलास्टिक कोलिजन है। तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोई भी दो ले लेना है, ऊपर वाला और एक नीचे वाला कोई भी। तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या वेलोसिटी लिखो? E इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू v1 cos 60 डिग्री माइनस इसकी वेलोसिटी है v2 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? हाँ, u cos 30 डिग्री माइनस v। इससे क्या इक्वेशन है? ये आएगा इधर u √3/2 इज इक्वल टू v1/2
सकते हो। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? नहीं अच्छा दिख रहा है, क्या करें? रूट 3 से इसको डिवाइड कर देते। तो u इज इक्वल टू v1 बाई रूट 3 माइनस v2। अब हो जाएगा कुछ, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4। तो 2 रूट 3 v1 माइनस u इज इक्वल टू u माइनस v2 कट जाएगा माइनस v1 बाय रूट 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा? 6 माइनस 1 5 आ रहा है ना। प्लस होगा ना, तो 7 आ रहा है। ये सही है क्या? v1 आ गया इतना। v1 कौन सा था? नीचे वाला था। तो इसको पुट कर सकते हैं। तो किसमें पुट कर लें इसको? फोर्थ इक्वेशन में ठीक ही लग रहा है देखने में। तो v1 के लिए, v2 के लिए, तो v2 कितना होगा? v2 हो जाएगा v1 बाई रूट 3। v1 बाई रूट 3 मतलब 2u बाई 7 माइनस 5 मतलब ये ऊपर जाएगा। सम का अकॉर्डिंग